प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले व्याख्यान में राजा राम मोहन राय के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की एवं उनके द्वारा रचे गए जो ग्रंथ, उनके द्वारा रचे गए पत्र एवं विभिन्न प्रकार के ऐसे वाचन जो उनकी लिपि में मिलते हैं एवं उनका क्या पूर्ण रूपेण कृतित्व था, व्यक्तित्व था। आज के व्याख्यान में हम राजा राम मोहन द्वारा दिए गए राजनीति के संबंध में या राजनीतिक परिदृश्य को सुधारने के लिए, भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए किन किन उपायों का प्रयोग किया, ऐसे क्या बिंदु हैं जिनके माध्यम से राजनीतिक सुधार मोहन राय के द्वारा किया गया। तो इसमें देखिए, राजा राम मोहन राय अपने आप में एक ऐसे विद्वान हैं, ऐसे विचारक हैं जिन्होंने राजनीतिक विचारों के क्षेत्र में बताया कि भारत को स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देकर के बौद्धिक जागृति को जन्म दिया, देश प्रेम, अपने ही अतीत के प्रति गौरव की भावना को जन्म दिया। यह मार्ग राष्ट्रीय स्वतंत्रता की ओर ले जाने के लिए तैयार था, राष्ट्रीय एकता की भावना को जन्म देने का प्रयास किया। आगे चलकर वह स्वतंत्रता का एक आधारभूत तरीका बनी। उन्होंने व्यक्ति के व्यक्तित्व की महत्ता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं प्रेस की आज़ादी का प्रतिपादन करके स्थितियों को राष्ट्रवाद की ओर ले जाने का पूरी तरह प्रयोग किया। उनकी जिज्ञासा थी कि वह स्वतंत्रता आंदोलन की आधारशिला बनने में एक कामयाबी मिले। मोहन राय को इन्हीं कारणों से स्वराज्य का पैगंबर कहा जा सकता है। वे स्वराज्य को प्राप्त कराने वाले पहले पैगंबर थे। इनके जो बिंदु हैं उनको हम देखते हैं। पहला है व्यक्तिक और राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रतिपादन, यानी यहाँ इनका उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के संदर्भ में एवं राष्ट्रीय स्वतंत्रता के संदर्भ में हमें जो स्वतंत्रता चाहिए, आज़ादी हमें प्राप्त करनी है, उसके लिए अधिकारों की ओर हमें सजग होना होगा एवं उनको भी पवित्रता के आधार पर स्वीकार करते हुए, लेकिन व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ साथ सामाजिक उपयोगिता में भी उनकी गहरी आस्था थी। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में राय के विचार उदार थे। वे चाहते थे कि राज्य के निर्बल तथा असहाय व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने न केवल भारत बल्कि विश्व के सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। राय को अपने देश से गहरा प्रेम था। इंग्लैंड के साथ संपर्क में आने से होने वाले लाभ उनके मन पर पूरी तरह दिखाई दिए। उन्होंने उस मार्ग को अपनाया जो आगे चल कर के गोखले का मार्ग बना। मोहन राय ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रत्येक व्यक्ति से आत्म अनुशासन पूर्ण करने की भी वचनबद्धता जाहिर की। प्रेस की स्वतंत्रता वाला जो दूसरा बिंदु है उसमें हम देखते हैं 1821 में उन्होंने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी एवं फारसी में मिरात उल अखबार, ये ध्यान रखने वाले दोनों समाचार पत्र हैं इनके कि बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। अक्सर इसको उल्टा कर देते हैं भाषा के आधार पर, तो ये ध्यान रखना होगा कि संवाद कौमुदी था वह बांग्ला भाषा में एवं फारसी भाषा में मिरातुल अखबार। ये उस स्थिति की ओर ले जाने वाले थे जो प्रेस एवं विचार अभिव्यक्ति स्वतंत्रता आदि का पूरी तरह से समर्थन करते हुए उसका पूर्वानुमान लगा कर के आगे बढ़ने की जो चेष्टा थी या उनका समर्थ प्रयास था, उसको पूर्ण करने के लिए उद्देश्यपरक था।
वे मानते थे कि सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता से भयभीत नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिस समाज के पास नहीं होती वह प्रगति की ओर उन्मुख नहीं हो सकता। प्रेस का ध्येय जनता और शासन के बीच एक कड़ी के रूप में भूमिका निभाना होता है। इसका उद्देश्य जनता और सरकार दोनों को ही शिक्षा प्रदान करना होता है। यानी जनता और सरकार के मध्य जो एक सेतु का काम करती है, एक पुल का काम करती है, वह प्रेस की आज़ादी होती है। इस प्रकार प्रेस की आज़ादी के अंतर्गत उन्होंने मूल रूप से जो इस संबंध में एक अपील भी की गई थी कि स्वतंत्र प्रेस ने संसार के किसी भाग में कभी क्रांति को जन्म नहीं दिया। इसके विपरीत जब प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो जनता का असंतोष चरम अवस्था तक पहुंचकर क्रांति को जन्म दे देता है। यानी जो समाचार पत्रों का प्रकाशन है वह प्रतिबंधित अवस्था में नहीं होना चाहिए। उसको पूर्णतः आज़ाद होना एक देश के लिए प्रगति करने का एक उसका आधार बनता है। विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती वह समाज किसी भी तरह की उन्नति करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। तो संवाद कौमुदी जो उनकी बंगला पत्रिका थी उसमें भी उन्होंने इस तरह के कोटेशन दे दे करके और अपने विचारों से उसको एक ऐसा समाज के सामने आईना पेश किया जिससे कि काफ़ी तरह से सुधार आने में, हर व्यक्ति को जागरूक करने में एक आधार मिल सके। उन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन नामक पत्रिका को भी प्रारंभ किया था। इस संबंध में दामोदरन लिखते हैं, राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। उनकी पत्रकारिता ने देश के समस्त भागों में राष्ट्रीय पुनर्जागरण के संदेश को पहुंचाया। उनका संदेश मानवता और विश्व बंधुत्व का एक बहुत बड़ा संदेश माना जाता है। इसी तरह उन्होंने न्याय के क्षेत्र में भी राजनीतिक सुधार की बात कही कि उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। तो इसमें उन्होंने 1827 में जूरी अधिनियम पारित हुआ था। इस अधिनियम में जूरी के प्रसंग में जातिगत आधार पर भेदभाव करते हुए व्यवस्था की गई थी। जब किसी ईसाई पर अभियोग चलाया जाए तो हिंदू और मुसलमान जूरी में नहीं बैठ सकेंगे। 17 अगस्त 1829 को इस अधिनियम के विरुद्ध ब्रिटिश पार्लियामेंट के दोनों सदनों में प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका तैयार की गई। इस कार्य में मोहन राय की विशेष भूमिका रही थी। यानी जूरी अधिनियम में मूलतः भारतीयों की उपेक्षा की गई, तो इसके विरोध स्वरूप उन्होंने और दोनों सदनों के सामने एक याचिका प्रस्तुत की कि यह पूर्णतः अन्याय भरा हुआ है, इसका हम विरोध करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने 1833 में अधिकार पत्र अधिनियम पर भी जो विवाद हुआ था उसके बारे में भी इन्होंने लोक सदन की प्रवर समिति के समक्ष उपस्थित होकर के अपने विचार प्रकट किए और इस बात के लिए आग्रह किया कि भारत में सेवा करने वाले दंड नायकों के न्यायिक तथा प्रशासकीय कार्यों को पृथक किया जाए। उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एन एक्सपोजिशन ऑफ रेवेन्यू एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, भारत की राजस्व तथा न्यायिक प्रणाली की एक व्याख्या शीर्षक को भी उन्होंने प्रकाशित करवाया गया। इस प्रकार से उनके द्वारा जो दिए गए विभिन्न प्रकार के ये उपाय थे राजनीतिक सुधार के लिए दिए गए। प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप में उन्होंने रैयत की दशा में सुधार तथा उनकी रक्षा में कानूनों का निर्माण, वे उच्च वेतन प्राप्त करने वाले अंग्रेज कलेक्ट्री की जगह भारतीय कलेक्टरों को नियुक्त करने के लिए समर्थन करते थे। असैनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए न्यूनतम 22 वर्ष की आयु सही नहीं मानते थे। उनका सबसे प्रमुख सुझाव था कि यदि सरकार चाहे कि भारतवासी सरकार के प्रति आस्थावान हों तो भारतीयों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार उन्हें दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाए। प्रशासनिक व्यवस्था के स्वरूप में इन्होंने इस तरह से सुधार करने की बात कही। फिर है राजनीति एवं कानून के संदर्भ में क्या क्या सुधार
करने का इन्होंने उपाय देखा। मोहन राय समाज सुधार के लिए राजनीति और कानून के माध्यम से प्रयत्न करने के समर्थक थे। उनके प्रयत्नों से ही लॉर्ड विलियम के समय में सती प्रथा कानून बना। वे स्त्री पुरुषों की समानता, नारी उद्धार के समर्थक। वे तत्कालीन भारत की परिस्थितियों में महिलाओं की स्थिति सुधारने की आवश्यकता अनुभव करते थे एवं धर्मनिरपेक्ष राजनीति के पूर्णतः समर्थन करने वाले थे। सती प्रथा का विरोध का जो मामला है वो इनके द्वारा ही सबसे पहले कानूनी रूप दिलाने का प्रयास किया और उसमें सफल भी रहे। नारी के सम्मान, नारी के उद्धार, नारी की स्वतंत्रता आदि के बारे में, समानता के बारे में, तो इनके जो इस तरह के राजनीतिक उद्धार के संबंध में जो विचार हैं वो बड़े ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। फिर है इसमें इन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना को जागृत किया। भारत नहीं, भारत विश्व के परिदृश्य में सभी के साथ साथ चलने वाला है, न कि वह अपने आप में अपना अलग अस्तित्व रखता है। विश्व बंधुत्व एवं भ्रातृत्व की भावना से एक मानवतावादी संदेश को उन्होंने जन जन तक पहुंचाया। मोहन राय ने विभिन्न जातियों के बारे में बताया, कि परिवारों के बारे में बताया कि ये सब जो प्रथाएं हैं ये शाखाएं के रूप में होती हैं, लेकिन उन शाखाओं का मूल रूप से एक स्तंभ होता है, वह मानवतावाद है। विश्व संगठन की कल्पना की, राष्ट्रों के मध्य पंच फैसले आदि के लिए इन्होंने प्रयास किए कि दो राष्ट्रों के मध्य कोई विवाद है तो पंचों के माध्यम से, पंच निर्णय के माध्यम से उसको निस्तारित किया जाए। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे, उसमें उनकी मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय भावना को हम देख सकते हैं। परमात्मा धर्म को ऐसा बना दे जो मनुष्य और मनुष्य के बीच अंतर मिटा दे, मानव जाति की एकता और शांति की प्रेरणा दे सके। इस तरह हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने राजनीतिक चिंतन के माध्यम से धर्म और समाज के क्षेत्र में सुधारवादी चिंतन प्रस्तुत करके अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक स्वतंत्रता की बात को समग्र रूप से प्रस्तुत किया। तो यहाँ बिपिन चंद्र पाल ने लिखा है, समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर व मनुष्य, मानवता व राष्ट्रीयता, समुदायवाद व व्यक्तिवाद के मध्य अनिवार्य तादात्म्य राम मोहन राय के चिंतन का केंद्रीय तत्व है। यानी समष्टि व व्यक्ति, ईश्वर और मनुष्य, मानवता, राष्ट्रीयता, ये सारे बिंदु मानवतावादी हैं, कहने का तात्पर्य ये है। और ये परस्पर सद्भाव की भावना को, सद्विचारों को, मर्यादाओं को, मूल्यों को, परस्पर आत्मनिष्ठा के आधार पर भ्रातृत्व को जागृत करते हैं, जो विश्व समुदाय में मानवतावादी प्रमुख रूप से संदेश के रूप में उभर के आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।